कमोबेश पिछले 20 साल से अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो एक नाम सुन रहे होंगे और वो नाम है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का। और आज भी जब मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ और आप इसको सुन रहे हैं तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम हर न्यूज़ बुलेटिन में सुनाई दे रहा है, क्योंकि उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी और सेनेटर मुश्ताक अमेरिका गए हैं 20 साल बाद उनसे मुलाकात करवाने अपनी बहन की, और इसीलिए ख़बरों में यह नाम दोबारा वापस आ गया। पिछले साल भी यह नाम वापस आया था जब एक टेररिस्ट ने अमेरिका में एक किसी कैफ़े को आई गेस वहाँ पर यरगमाल बना लिया लोगों को और कहा कि मैं तब लोगों को छोड़ूंगा जब आफिया सिद्दीकी को रिहा किया जाएगा, लेकिन वैसा हो नहीं सका। तो इस केस के ऊपर आज तक कोई क्लियर कमेंट्री नज़र नहीं आती, और एक किताब भी है जो रेकमेंड कर देता हूँ इस पर, आफिया अनहर्ड के नाम से दाऊद गजनवी साहब ने लिखी है, पाकिस्तानी राइटर हैं। ये भी आप पढ़ सकते हैं, इसके मैंने भी कुछ एक्सर्प्ट्स देखे हैं ये वीडियो बनाने से पहले, और उसको पढ़ के आप हक़ाइक़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। लेकिन आज तक ये फ़ैसला हो नहीं पाया कि जो मेजॉरिटी कहती है वो इनोसेंट थी, क्या वो दुरुस्त है, या एक माइनॉरिटी जिसने कुछ रिसर्च की और उनका ये कहना था कि नहीं वो गिल्टी हैं, क्या वो दुरुस्त हैं। तो आज ज़रा इस मौजू के ऊपर बात करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि डॉक्टर आफिया वॉज हाईली क्वालिफाइड। MIT जो कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से न्यूरो साइंस में उन्होंने डिग्री ली और बाद में PhD भी की। तो वो न्यूरो साइंटिस्ट हैं। उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी जो वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गई हैं वो भी खासी क्वालिफाइड हैं, हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं। इसीलिए पहली हैरान कुन चीज़ तो आपको ये मिलती है कि एक ऐसी खातून जिसको अलकायदा मॉम कहकर अमरीकी मीडिया पुकार रहा था, वो इतनी हाईली क्वालिफाइड खातून है, और वो कोई ऐसी खातून नहीं है जो किसी मदरसे से ग्रेजुएट हो गई हो। तो पहला एस्टाउंडिंग फैक्ट तो ये है कि वो अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल कर चुकी हैं। आगे चलते हुए अगर हम किस केस फैक्ट्स की बात करें तो इस वक्त आफिया सिद्दीकी साहिबा की उम्र 51 साल है, 51 ईयर्स, ठीक है, और वो 2003 से गायब हैं। 2003 और 2008 का जो 5 साल का अरसा है, इस पे दो अकाउंट्स मिलते हैं। पहला अकाउंट ये है कि शी वज़ ऑन द लूज़, वो भाग रही थी, छुप रही थी, बच रही थी ताकि मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए, क्योंकि 2003 के अंदर CIA की तरफ से, अमेरिका की तरफ से अलकायदा के जो मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट थी उसमें आफिया सिद्दीकी साहिबा का नाम था। तो उससे बचने के लिए 5 साल वो भागती रहीं। और दूसरा व्यू पॉइंट ये है कि 2003 में ही उनको उठा के जो है वो बगराम जेल में अफ़गानिस्तान में कैद कर दिया गया था, जिसको युवान रेडली जो कि एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं, ख़ातून हैं, जो इस्लामिस्ट भी हैं, वो भी सेकंड करती हैं कि हाँ वहाँ पर ये मौजूद रही हैं और इन पर टॉर्चर हुआ है। ये दो मुख्तलिफ फैक्ट्स आपको दिखाई देते हैं कि उस 5 साल के अरसे में ऐसा क्या हुआ कि आफिया मंजर आम से गायब थी और बाद में वापस आई। तो वन बाय वन इस केस को अगर हम अनफोल्ड करने की कोशिश करें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस केस को लड़ने के लिए आपके और मेरे $2 मिलियन अदा किए थे अमेरिका में वकीलों को, ताकि वो आफिया को वहाँ जाकर डिफेंड करें और उसको वापस ला सकें। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो $2 मिलियन भी ज़ाया हो गए। तो हुआ इस तरह से कि मई 2002 की बात है, 9/11 के अटैक्स फ्रेशली हुए थे और उसके फ़ौरन बाद अमेरिका का होमलैंड सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट हाइपर एक्टिव था और एक एक चीज़ को स्क्रूटनाइज़ कर रहे थे ताकि दोबारा वैसा वहाँ पर होना। तो हुआ इस तरह के 2002 में आफिया सिद्दीकी साहिबा और उनके खावंद जो कि एक डॉक्टर हैं बज़ाते ख़ुद, का नाम है अमजद ख़ान, उन्होंने कुछ शॉपिंग की अमेरिका में और वो $10,000 की शॉपिंग थी। उस शॉपिंग में तकरीबन काफ़ी ऐसा सामान था जो क्वेश्चनेबल था, जिसमें नाइट विजन गॉगल्स भी थे, इसमें बॉडी आर्मर भी था और कुछ बॉम्ब मेकिंग और इसके अलावा बारूद से बनने वाली मसनूआत की जो चीज़ें हैं, एक्सप्लोजिव बनाने के तरीके, इस तरह की किताबें ख़रीदी गई थी। अब वो सारा सामान एक बंदे ने ख़रीदा और शॉपिंग अच्छी खासी की, जिसके बाद अथॉरिटीज़ पीछे लग गई, डिटेक्ट कर लिया, घर पहुँच गए, इंटरव्यू किया कि आपने ये क्यों इस नौइयत की शॉपिंग की है, क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की आपको। तो उन्होंने जवाब ये दिया फैमिली ने कि दरअसल हंटिंग का शिकार करने का हमें शौक़ है, तो इसलिए हमने ये सब परचेज़ किया है। तो अथॉरिटीज़ ने कहा कि ठीक है, बट यू हैव टू स्टे इन कनेक्शन बेसिकली, और वो अंडर वॉच ही थे असल में उसके बाद, क्योंकि इस तरह का एक एक्टिविटी जो है वो एक रेड फ्लैग जो है वो खड़ा कर देती है अथॉरिटीज़ के लिए। उसके बाद ये होता है कि इस इवेंट के फ़ौरन बाद आफिया सिद्दीकी साहिबा पाकिस्तान वापस आ जाती हैं अपने बच्चों को लेकर, और पाकिस्तान वापस आने के बाद अपने बच्चों को यहीं छोड़ के कुछ अरसा 5-6 महीने यहाँ गुजारने के बाद दोबारा अमेरिका जाती हैं और वहाँ नौकरी की तलाश में जाती हैं। कुछ मुख्तलिफ जॉब्स में वो अप्लाई करती हैं। इन जॉब्स पर अप्लाई करने के फ़ौरन बाद एक मशकूक काम जो होता है वो ये होता है कि वो पोस्ट बॉक्स खुलवाती हैं माजिद ख़ान के नाम का। अब माजिद ख़ान साहब जो हैं वो अलकायदा के ऑपरेटिव थे, जिनको जो उसके बाद में पकड़े भी गए, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने बाल्टीमोर के अंदर कुछ पेट्रोल पंप्स को तबाह करने का मंसूबा बनाया है।
तो उनके नाम पे आफिया साहिबा ने एक पोस्ट बॉक्स खुलवाया अमेरिका के अंदर, और ख़दशा ये ज़ाहिर किया गया कि दरअसल उनकी अमेरिका में एंट्री का एक रास्ता खोलने के लिए आफिया ने ऐसा किया था एलिजिडली। इसके बाद ये होता है कि मिस्टीरियसली आफिया साहिबा जो है वो अपने शौहर को तलाक दे देती हैं, अमजद ख़ान साहब को, और ये तकरीबन 6 महीने जो है वो गुज़रने के बाद इस तलाक के एलिजिडली आफिया साहिबा शादी कर लेती हैं अम्मार अल बलूची से, जो कि खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे हैं। खालिद शेख मोहम्मद कौन थे? जो कि मास्टरमाइंड थे 9/11 के अटैक्स के, जो अमेरिका के ट्विन टावर पे हुआ था। उनके भतीजे से शादी होती है आफिया सदीकी साहिबा की। और ये मैं क्लेम नहीं कर रहा, ये मेरा अपना क्लेम नहीं है, मैं सिर्फ कोट कर रहा हूँ डेक्लन वॉश को, हु इज़ अ टॉप जर्नलिस्ट। उसका सारा जर्नलिज्म का करियर उठा के देख लें, उसने दुनिया को हिला देने वाली ख़बरें रिपोर्ट की हैं। 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान उसकी किताब है, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। और उसकी ऑथेंटिक होने का एक सबूत ये है कि उसको 2013 के इलेक्शन से फ़ौरन पहले परसोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके मुल्क से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो ऐसे फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहा था जो अथॉरिटीज़ के लिए सर दर्द बन चुके थे। तो ये तमगा होता है किसी जर्नलिस्ट के लिए कि वो इतना नाक में दम कर दे अथॉरिटीज़ के कि उसको निकालना पड़े मुल्क से। और उनकी किताब भी आप पढ़ सकते हैं, किसी एक फैक्ट को आज तक चैलेंज नहीं किया गया। तो डेक्लन वॉश की एक रिपोर्ट है 2009 की, जो कि द गार्जियन अखबार में कोट हुई है। उस रिपोर्ट का नाम है द मिस्ट्री ऑफ डॉक्टर आफिया सदीकी। ये आप ज़रूर पढ़िएगा जो ये वीडियो देख रहा है। और जिस तफसील से इस केस के फैक्ट्स को उसने बयान किया है, किसी और ने नहीं किया, ठीक है। तो होता इस तरह से है कि डिवोर्स के 6 महीने बाद ये शादी होती है, और इस शादी के हवाले से डेक्लन वॉश जब उनकी फ़ैमिली के पास गया और सवाल किया, तो फौजिया सदीकी साहिबा और आफिया सदीकी की जो फैमिली थी उन्होंने डिनाई किया इस सारे इवेंट को और कहा कि ऐसी शादी कोई नहीं हुई। लेकिन डेक्लन वॉश कहता है कि जो अमार अल बलूची की फ़ैमिली है वो इसको कंफर्म करती है कि कराची में हब चौकी के पास ये शादी हुई थी। और इसके साथ साथ अमजद ख़ान साहब, जो कि साबिक शौहर हैं आफिया के, उन्होंने कोट एंड कोट ये स्टेटमेंट दी कि आई वॉज़ अवेयर ऑफ आफियाज़ वायलेंट पर्सनैलिटी एंड हर इन्वॉल्वमेंट इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़, कि मैं आफिया की एक वायलेंट पर्सनैलिटी से मुझे इल्म था उसका। अमजद ख़ान साहब, जो कि ख़ुद एक डॉक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि आफिया ने शादी के 6 महीने बाद ही मुझे ये कहना शुरू कर दिया था कि बॉस्निया जाकर रहना चाहिए हमें, क्योंकि वहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो मुझे बॉस्निया मूव करना है, मेरे साथ चलो। जिस पे अमजद साहब ने रेजिस्ट किया कि नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में ये भी हुआ कि उन्होंने ये कहा कि बार बार आफिया ने ये इंसिस्ट किया कि अफ़गानिस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है बच्चों के ऊपर, जो कि सही भी है, अमेरिका कर रहा था सारा कुछ। वो इराक़ के अंदर भी अमेरिका ने 1/2 मिलियन इंसान मार दिया और बाद में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी उस बात की। तो उसको देखते हुए आफिया बार बार कन्विंस करती रही अपने हस्बैंड को, अकॉर्डिंग टू अमजद ख़ान, कोटेड बाय डेक्लन वॉश, कि हमें जाना चाहिए वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं करता अमजद, और एक तो ऐसा वायलेंट पाथ भी आ गया एक टाइम पे कि अमजद ने ये कहा कि आफिया का ये हशर हो गया था कि वो मुझे आगे से मारना शुरू हो गई थी। मैंने भी एक बॉटल उठा के मारी उसके जो होंठ पे लगी आके, और उसने भी मेरे सीने पे जो है वो अपनी फिस्ट से हमला किया और कहा कि तुम बात नहीं मानते मेरी और वो सब कुछ। तो अब वो डिस्टेंस इतना मेंटेन होना शुरू हो गया कि डिवोर्स की असल वजह ये बनी कि आफिया जाना चाह रही थी फ्रंट लाइंस पे अमेरिकन रेजिम के ख़िलाफ़, जो कि दुनिया भर में मुसलमानों पर जुल्म कर रही थी। उसके बाद में एक और सोर्स जो इस बात को कंफर्म करता है वो आफिया के अंकल हैं, गालिबन मामू हैं या चाचू हैं, लेकिन अंकल लिखा है डेक्लन वॉश ने भी। शमसुल हसन फ़ारूकी नाम है उनका, और वो भी ख़ासे पढ़े लिखे हैं, कराची में रहते हैं, गालिबन इस्लामाबाद में भी रह चुके हैं। तो होता इस तरह से है कि 2008 के अंदर अकॉर्डिंग टू शमसुल हसन फ़ारूकी, वो ये बताते हैं कि आफिया 2008 में उनसे मिलने आई थी। अब ये 2008 में आफिया के मिलने आने का पॉइंट उस बात को रिफ्यूट कर रहा है कि वो 2003 से बगराम जेल में थी अफ़गानिस्तान में, क्योंकि अगर वो बगराम जेल में होती तो फिर वो 2008 में बाहर क्या कर रही थी, कोई जवाब नहीं है इसका। तो ये देखते हुए 2008 में वो एक बुरका पहन के डेक्लन वॉश कोट करता है कि वो शमसुल हक ने बताया कि मेरे घर के बाहर आई और एक करीबी कैफ़े में बैठ गए, बुरका नहीं उतारा उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि मुझे ये असाइनमेंट दी गई है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो अलकायदा का नेटवर्क है उसके लिए वादा माफ़ गवाह बने और हमें बताएं कि वो कौन लोग हैं
लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती और मैं चाहती हूँ कि मुझे अफ़गानिस्तान आप मूव करवा दें, मेरी मदद करें उसके लिए कि मैं किसी तरह अफ़गानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करूँ, क्योंकि आई विल बी सेफ़ इन द हैंड्स ऑफ तालिबान, कोट एंड कोट। शमसुल हक साहब इस बात को रिपोर्ट करते हैं, जिस पर ऑब्वियसली उन्होंने उतना रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि उन्होंने भी डेंजर को सेंस कर लिया था। तो 1-2 दिन वहाँ पर रहीं और उसके बाद में वो गायब हो गई। और आफिया के जो अपने हस्बैंड हैं अमजद खान साहब, वो भी ये रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने 2 से 3 बार आफिया को 2003 और 8 के दरमियान कराची में देखा है, और एक दफ़ा ट्रैफिक वहाँ पर स्टक थी उसके अंदर देखा एक गाड़ी में, और एक दफ़ा उसके अलावा देखा था, जिससे ये साबित होता है कि उनकी जो अपनी फैमिली है वो ये चीज़ रिपोर्ट कर रही है कि वो 2003 के बाद से किसी जेल में नहीं थी, शी वॉज़ एट लार्ज, और वो छुपती फिर रही थी, क्योंकि उनकी ये सारी स्टेटमेंट्स इस चीज़ को कंफर्म करती हैं। हकीमुल्लाह महसूद ने भी आफिया सदीकी साहिबा को सिस्टर इन इस्लाम कहा, और उनके रिटर्न के लिए बहुत से तालिबान कमांडर्स ने वीडियोस भी बनाई और कहा कि इनको वापस आना चाहिए, और किसी भी प्रिजनर के अगेंस्ट हम एक्सचेंज करने का इरादा भी रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो पाया। अब सोचना ये कि बड़ा टॉकिंग पॉइंट ये है कि आफिया को अमेरिका के हवाले कर दिया गया, या बड़ा टॉकिंग पॉइंट ये है कि चूँकि आफिया अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ रही थी और फिर उसको पकड़ा गया, ये ज़्यादा बुरी बात है, या ये बुरी बात है कि बतौर एक इंसान उनको किसी और को हैंड ओवर करना गलत था। अब मुशर्रफ साहब के रजीम में 4,000 पाकिस्तानीज़ को अमेरिका के कहने के ऊपर अमेरिका के हवाले कर दिया गया था। वो मुशर्रफ साहब जिनको बड़ा सेलिब्रेट किया जाता है आजकल भी, हमेशा से किया जाता है इस मुल्क के अंदर, बड़ा एनलाइटेंड मानते हैं लोग उनको। तो उन्होंने 4,000 लोगों को, पाकिस्तानियों को अमेरिका के हवाले कर दिया था, जिसमें से एक आफिया का नाम भी होगा अगर, तो वो स्टोरी ठीक है कि इस्लामाबाद से उनको उठाया गया और वो सारा कुछ किया गया। आफिया अनहर्ड जो किताब है, इसके अंदर एक पुलिस वाले का बयान कोटेड है, और उस बयान में ये कहा गया है कि उस पुलिस वाले ने ख़ुद गिरफ़्तार करके अथॉरिटीज़ को आफिया को हैंड ओवर किया था, जिसकी कोई ख़ास सब्सटेंशिएटेड जो है ना वो कोई एविडेंस नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि बॉर्डर क्रॉस करने का और 2008 तक उनके बाहर मौजूद होने का जो फैक्ट है वो इसी को निगेट करता है। अब होता क्या है कि असल जो मुद्दा है वो ये है कि क्या आफिया सदीकी साहिबा के साथ ज़्यादती हुई है। अब इसके दो पहलू हैं। पहला ये है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, उनकी किसी भी किस्म की जेल जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। दूसरा ये है कि हाँ उन्होंने किया था, शी वॉज़ इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़। एक वीडियो भी अल जज़ीरा पे मौजूद है जिसमें उनको जब पकड़ा गया तो गज़नी के जो गवर्नर थे अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान से अफ़गान अथॉरिटीज़ ने उनको जब पकड़ा तो वो लिटरेचर दिखा रहे हैं, उसके अंदर सारा जो बम बनाने का मवाद है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं अमेरिका के अंदर, उसकी तस्वीरें हैं उनके पास से बरामद हुई जो, और साथ साथ ये भी कि एक 10 से 12 साल का बच्चा भी अपने साथ लेकर गई थी। गज़नी के गवर्नर का पॉइंट ये था कि ये असल में इस बच्चे को भी और बज़ाते ख़ुद यहाँ पे अपने आप को एक्सप्लोजिव से उड़ाने का प्लान करती हैं, या किसी अमेरिकन साइट पे अफ़गानिस्तान में, या फिर वो ट्रैवल करना चाह रही थी शायद बाहर कहीं से। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, अल जज़ीरा पर मौजूद है, जिसमें वो अपना चेहरा छुपा रही हैं। Woman with a young boy who was planning a suicide attack in the city. Dr. Siddiqui was carrying a large amount of explosives and had detailed maps of the main mosque in the city and the governor's own house. तो अब इस बात का जवाब ये है कि ये सारा एविडेंस अमार अल बलूची से शादी करना। अब ज़ाहिरी बात है कि अगर मैं एक प्रोग्रेसिव इंसान हूँ या मैं रेडिकलिज्म से दूर रहता हूँ तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं उसामा बिन लादेन के भतीजे से शादी कर लूँ जाके, नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर मेरी अपनी फैमिली के लोग ये बात कर रहे हैं कि टेंडेंसीज़ थी इस तरह की जो वायलेंट टेंडेंसीज़ थी, तो इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन तो उस तरफ है, ठीक है। तो उसको देखते हुए अगर ये कंक्लूड भी कर लिया जाए कि आफिया वॉज इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़, तो उसका जवाब ये बनता है कि जिस तरह से अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने उनको ट्रीट किया उसको जस्टिफाई वो भी नहीं करता। उसकी वजह क्या है? स्टोरी ये बनाई गई कि जहाँ पर अमेरिकन फ़ौजी पहुँचते हैं अफ़गान अथॉरिटीज़ के आफिया को गिरफ़्तार करने के बाद अफ़गानिस्तान में, चूँकि वो बॉर्डर क्रॉस करके गई थी, ये कहा अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने, तो वहाँ पर कुछ बंदूकें पड़ी हुई थी ज़मीन पे, आफिया ने उठाई और वो बंदूक तान ली अमेरिकन सोल्जर्स की तरफ और फायरिंग कर दी। अब उस फायरिंग में कोई अमेरिकन फ़ौजी ज़ख्मी नहीं हुआ, ये आप ऑन रिकॉर्ड रखिए बात। उसमें सिर्फ आफिया ज़ख्मी हुई क्योंकि जवाबी फ़ायर आफिया के स्टमक में लगा और उसके बाद में अमेरिकन अथॉरिटीज़ उनको उठा के ले गई, उनका इलाज किया, ठीक है। तो पहली बात यह है कि आफिया ने किसी को मारा नहीं। बेशक जो नक्शे बरामद हुए, लिटरेचर बरामद हुआ, वो एक तरफ है, उनको एक्यूज़ किया गया कि उन्होंने फ़ौजियों पे फायरिंग की है, तो मरा कोई नहीं, नंबर वन। दूसरा ये कि कोई एक्सप्लोजन कहीं पर नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई,
तो वो सब देखते हुए जो 86 साल की जेल है और कैद है, ये अनजस्टिफाइड बनती है। उसकी वजह यह है कि इतना लंबा जेल टाइम दे देना, और वो भी सिर्फ इसलिए कि अटेम्प्ट इस तरह की ये अनजस्टिफाइड बनता है। और दूसरा, उनका ट्रीटमेंट पे जो सवाल है, अब अनफॉर्चुनेटली बज़ाते ख़ुद वो उनका केस काफ़ी ख़राब हुआ, उन्होंने उस केस को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की। पहले तो वो काउंसिल को डिनाई कर दिया जो अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने उनको प्रोवाइड किया, जो केस को लड़ना था उसके लिए। और दूसरी चीज़ ये कि जब पाकिस्तान ने वकील प्रोवाइड किया तो उसके साथ भी वो कॉपरेशन नहीं रही। कोर्ट में जाके अक्सर वो चीखा करती थी कि ये सारी कोर्ट बायस्ड है, ये मैं इसको नहीं मानती, मैं इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनूंगी। इसके बाद जब उनके साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की बात आई, जब एक्यूजेशंस लगा करती थी कि वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, तो वो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट जब शुरू हुआ तो अब उसकी तलाशी के लिए वो अनड्रेस करते थे उनको, और उसके अगेंस्ट एज अ प्रोटेस्ट उन्होंने कहा कि मैं नहीं दिखाऊंगी किसी डॉक्टर को। जबकि अथॉरिटीज़ ये क्लेम करती हैं कि ऐसा आदमी जाता है उनसे मिलने के लिए जिसमें उनकी रजामंदी होती है तो फिर वो उसी प्रोसीजर से गुजर जाती हैं, अदरवाइज़ नहीं गुजरती। तो उसमें भी उन्होंने नॉन कॉपरेशन दिखाई, तो वो नॉन कॉपरेशन से केस इतना ख़राब होता गया कि वो जो ज्यूरी थी उसने कोई बात नहीं सुनी और उसने इस केस को मेरिट पे नहीं देखा। और मेरी एक पाकिस्तानी पर्सनालिटी से भी आज सुबह बात हुई है, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है, और उन्होंने कहा कि मैं सामने नहीं आना चाहता, जो कि आफिया से मिले भी थे ऑन द बेहेस्ट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत के कहने पे। और उनका ये कहना है कि आफिया ने जेल में भी ये बात की थी मुझे कि मैं बराक ओबामा साहब की और इसके साथ साथ मुल्ला उमर की आपस में गुफ्तगू करवा सकती हूँ और मीडिएट करवा सकती हूँ उनके टर्म्स। तो अगर ये मुझे छोड़ दें तो ये बड़ा काम मैं करके दे सकती हूँ, जो कि अनफॉर्चुनेटली किसी ने नहीं माना। इसके अलावा गिलानी साहब के दौर में ज़ोर लगाया गया कि उनको वापस लाया जाए, लेकिन अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने कहा कि नहीं, इन्होंने बहुत झूठ बोले हैं, बिल्कुल मिसगाइड किया है, इसीलिए इस पर कोई सवाल नहीं है, नाम भी मत लीजिएगा। इमरान खान साहब वो पहले इंसान हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आफिया सदीकी के हवाले से मेन स्ट्रीम में, युवान रेड्डी को साथ बिठा के, और उन्होंने कहा था हामिद मीर साहब को इंटरव्यू में कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो इस शरीयन नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मैं आवाज़ बुलंद करूँगा। लेकिन हुआ ये कि खान साहब का जब अमेरिका का दौरा था बतौर वज़ीर आज़म डोनाल्ड ट्रंप से वो मिले, तो सहाफ़ियों को बाकायदा ब्रीफिंग दे के ये बात कही गई कि आफिया सदीकी के हवाले से सवाल नहीं करना, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आइडियोलॉजी एक तरफ होती है और पावर एक तरफ होती है, और अगर पावर ना हो तो आपका सही क्लेम भी फॉल्स हो जाता है, बिकॉज पावर इज़ ओनली राइट। इंटरनेशनल स्फीयर में सिर्फ ताकत चलती है, ये हम कह के थक जाते हैं लेकिन कोई मानता नहीं है। तो वो सब देखते हुए आज तक उनका रिटर्न पॉसिबल नहीं हो सका, इसीलिए कि इतनी लंबी जेल भी है और साथ साथ कोई इतना पावरफुल शख्स या पावरफुल कंट्री पाकिस्तान नहीं है कि उनका प्रिजनर वापस हो जाए, जो कि इल्लीगल है। मैं अब भी कहूँगा कि क्राइम अगर अफ़गानिस्तान की सरजमीन पे हुआ है, आपकी बात हम मान भी लें, तो अमेरिका में आफिया क्या कर रही है? दिस इज़ व्हाट आई कंडेम, एंड आई ऑल्सो कंडेम कि अगर उनका कोई भी इन ह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ है, ये सब्सटेंशिएट हो चुका है, तो फिर बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था कि उनको उनके बुनियादी हकूक़ जो एक कैदी के होते हैं वो भी ना दिए जाएँ, ठीक है। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि पाकिस्तान की फार राइट विंग की पार्टियां ऑनरशिप क्लेम करती हैं आफिया साहिबा की, और वो कहती हैं कि दरअसल मलाला यूसुफजई नहीं बल्कि आफिया पाकिस्तान की प्राइड है, जो कि मुझे समझ नहीं आती किस तरह से। कंपैशन उनसे मुझे बिल्कुल है, लेकिन ये कहना कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं इज़ इंटायरली डिफरेंट केस, ठीक है। पढ़ी भी वो अमेरिका में बाहर रहीं। तो अब उसमें क्या मसला है? उसमें मसला ये है कि ये एक पार्टिज़ान क्लेम है, और चाहे वो तालिबान के कुछ कमांडर्स हों या और लोग हों, वही सिर्फ ऑनरशिप क्लेम करते नज़र क्यों आते हैं, मुझे समझ नहीं आती। इसके अलावा मीडिया के ऊपर सिर्फ फौजिया सदीकी साहिबा नज़र क्यों आती हैं, ठीक है। ये भी एक सवाल है कि अमजद खान साहब मीडिया पे नज़र क्यों नहीं आते। साथ साथ एक सवाल ये भी है कि शमसुल हसन फ़ारूकी जो आफिया के अंकल हैं, वो कभी मीडिया पे नज़र क्यों नहीं आते। सिर्फ एक नैरेटिव उनके हवाले से जो है वो ट्रांसेंड होता है, और मिलने भी वही गए हैं, ठीक है। और डकलन वॉश कोट करता है कि अमजद खान साहब ने फौजिया साहिबा के तमाम क्लेम्स को रिफ्यूट कर दिया और कहा कि मैं इनको नहीं मानता, आपको बेवकूफ़ बना रही है वो, ठीक है। तो इनका आपस में जो क्लैश है, इनमें से कौन सही है, ये मेंटेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। आपको अपनी ही रैशनल डिडक्शन निकालनी पड़ेगी, इसमें कोई एविडेंस की बुनियाद पे फैसला करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। दूसरी बात यह है कि अगर ये सारा मामला सिर्फ है ही एक प्रिजनर पे तशद्दुद का और उसके राइट्स इन्फ्रिंज करने का और ख़वातीन पे तशद्दुद का,
तो यही पार्टियां ख़वातीन पे तशद्दुद का बिल जो पिछले साल पार्लियामान में 2 साल पहले आया था डोमेस्टिक वायलेंस का, उसको स्टॉप कर देती हैं। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ तो कोई पाकिस्तान की बेटी पर होने वाला टॉर्चर नज़र नहीं आया था। पाकिस्तान में एक साल में 1000 ख़वातीन को गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है। ये ह्यूमन राइट्स वॉच का फैक्ट कोट कर रहा हूँ, अपना नहीं। 1000 ख़वातीन गैरत के नाम पे ज़िबा कर दी जाती हैं। उसके लिए तो कोई एहतजाज करने के लिए नहीं बाहर जा रहा होता। उन ख़वातीन को अपनी बेटी नहीं कहते, उन ख़वातीन से इजहार हमदर्दी नहीं होती, और उन पर वायलेंस को बंद करने वाला जो बिल है उसके मुखालिफ कैंप में खड़े हो जाते हैं आप। ये कैसा दौरा मयार है, इसका जवाब दे दीजिए कि अगर वाकई मामला सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ातून की हुर्मत का है तो फिर इन ख़वातीन की हुर्मत का क्या करना है जो आपके अपने पाकिस्तानी शहरी अपने बैकयार्ड में मार रहे हैं। लेकिन 1000 मील दूर बैठे हुए अमेरिका में क्या हो रहा है वो ज़्यादा सेलेबल है मीडिया के ऊपर, इसलिए उसकी बात करो, बिकेगी ज़्यादा। चीन में जो हो रहा है उसकी बात तो नहीं करनी ना आपने, कि वहाँ पर जो कैंप बनाया हुआ सारा। तो ये सारे फैक्ट्स देखते हुए लगता यही है कि मैं तो इस केस की जजमेंट पे कोई हतमी राय देने से गुरेज करूँगा और सिर्फ ये कहूँगा कि ये सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दिए, इसका फ़ैसला आप कीजिए कि आफिया का कितना कसूर है कितना नहीं। सिर्फ एक बात कंडेम करनी चाहिए कि 86 साल की कैद विदाउट किलिंग एनीवन नहीं बनती। दूसरी चीज़, उनका ट्रायल जो है वहाँ होना चाहिए जहाँ क्राइम हुआ है। तीसरी चीज़, उनके तमाम रिश्तेदारों के बयानात को देख के फ़ैसला करना चाहिए कि असल में हुआ क्या था। चौथी चीज़, उनके अपने बच्चे गायब हैं, वो कहाँ हैं और उनकी स्टेटमेंट क्यों नहीं लेने दी जाती, जो कि अब 20s में होंगे, इतने बड़े हो गए हैं। और उनमें से एक बेटा वो है जो साथ था अफ़गानिस्तान में जब ये कैप्चर हुए, वीडियो एविडेंस है, उनका बयान क्यों नहीं आता। इसका फ़ैसला आप कीजिए। और सबसे बड़ा फ़ैसला ये कीजिए कि आफिया का केस जो है वो इंसानी हकूक़ का केस है, वो मजहबी केस नहीं है। और तमाम इंसानी हकूक़ उनकी तकरीम होनी चाहिए। सबसे पहले उन ख़वातीन का दर्द होना चाहिए जो पाकिस्तान के हर घर में आफिया सदीकी से भी बुरा टॉर्चर सह रही हैं और अपनी जान गंवा रही हैं। थैंक यू।